नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट में। मैं हूं पंकज पंडित और आज मेरे साथ हैं विजय कुमार। विजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी है और विभिन्न विषयों पे अपनी पकड़ रखते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आज उनसे हम बात करेंगे धर्मशाला। नाम भले ही धर्मशाला हो, लेकिन आजकल राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बना है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार जो मुख्य सरगना थे बगावत के, वो धर्मशाला थी। और जो पटकथा लिखी गई थी पूरी की पूरी बगावत की, वो धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान लिखी गई थी, जब सुधीर शर्मा मात्र एक दिन ही वहाँ पे आए थे। और अब वो भाजपा में हैं, कांग्रेस में दूसरी तरफ। अब स्थिति स्पष्ट नहीं है इन मुद्दों पे। सबसे पहले विजय जी, वर्तमान में धर्मशाला का राजनीतिक मौसम क्या कहता है? धर्मशाला का राजनीतिक मौसम बड़ा खुशगवार लग रहा है और बहुत अलग अलग तरह की हवा महक रही है। क्योंकि जब हम धर्मशाला की बात करते हैं पंकज जी, तो ये हिमाचल प्रदेश का मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स विधानसभा क्षेत्र है। उसके कारण हैं, अगर हम कम्युनिटी वाइज इसकी कंपोजिशन को देखने की कोशिश करें तो धर्मशाला एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें गद्दी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिसमें जो ग्रामीण कम्युनिटी है, अगर हम भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू तो कांगड़ी बोलने वाले लोग रहते हैं, टिबेटियन बोलने वाले लोग रहते हैं और हिंदी भाषी लोग भी वहाँ रहते हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जब राजनीति उबाल पे है, उफान पे है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम कैसा हो गया। तो अब जो वर्तमान में जिस तरह हम धर्मशाला को देखते हैं, आपने बहुत बेहतर तरीके से, मुझे लगता है आज तक धर्मशाला को इतने इस तरीके से किसी ने देखा होगा कि गोरखा समुदाय एक हम नेपाली। बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल सही बात कही कि ग्रामीण परिवेश भी है, शहरी परिवेश भी है और इतने ज़्यादा विभिन्न विभिन्न वर्गों के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जो राजनीतिक हालात में ये जो जिस तरह से सुधीर शर्मा जी ने भाजपा में गए हैं, दूसरी तरफ भाजपा के जो मौजूदा नेता हैं बड़े और कांग्रेस, इन सब के बीच क्या वर्तमान में चल रहा है? इनफैक्ट पंकज जी, अगर हम धर्मशाला के राजनीतिक हालातों को थोड़ा गहराई से आंकलन करना चाहते हैं तो हमको थोड़ा सा ये देखना होगा, चूँकि विविधता वाली कम्युनिटी है धर्मशाला में और इसमें हम देखते हैं कि गोरखा कम्युनिटी के अपनी इमोशंस हैं, गद्दी कम्युनिटी के अपनी इमोशंस हैं, उसी तरह से ग्रामीण कम्युनिटी उनके अपनी इमोशंस हैं। हाँ, जो शहरी कम्युनिटी है वो अपने आप में एक सेगमेंट है, उसकी अपनी इमोशंस रहती हैं। अब ऐसे में हर कम्युनिटी चाहती है कि विधानसभा में उनकी आवाज़ गूंजे और उनके लोगों को महत्व मिले या रिप्रेजेंटेशन मिले। ये होता भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर समुदाय चाहता है, हर वर्ग चाहता है कि उसकी अपनी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अगर हम पिछला थोड़ा सा इतिहास जानकर देखें धर्मशाला का, तो लोगों ने अपने अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको दिल खोल कर प्यार दिया है और सपोर्ट भी किया है। अब देखिएगा, अब तक धर्मशाला के ज़्यादा जो एमएलएज रहे हैं वो गद्दी रहे हैं, तो गद्दी कम्युनिटी इसे स्वाभिमान का मामला मानती रही है। उसी तरह से ओबीसी में जब राकेश चौधरी ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तो ओबीसी को लगा अब हमारा भी आत्मसम्मान बढ़ने वाला और हमारी भी आवाज़ विधानसभा में गूंजने वाली है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ा सा देखें, सुधीर शर्मा जी ने कोशिश की एक सेतु बनाने की, हर वर्ग से, हर सेगमेंट से, हर कम्युनिटी से उनको प्यार मिला, सम्मान मिला और उन्होंने विधानसभा में एक अच्छी बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंचे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सुधीर शर्मा जी का सारे वर्गों को साथ लेकर चलना और सारे वर्गों से वोट लेना, प्यार लेना और विधानसभा पहुंचना। लेकिन पहुंचने के बाद सब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे हम ग्रामीण कम्युनिटी की बात करें, चाहे गद्दी कम्युनिटी की बात करें या शहरी कम्युनिटी की बात करें, सब ने सुधीर शर्मा जी को ये सोच के वोट दिया था कि एक ऐसे राजनेता हैं जो हो सकते हैं हमारी स्मार्ट सिटी को और ज़्यादा स्मार्ट कर दें और हमारे जो धर्मशाला क्षेत्र है, जिसे हम दूसरी राजधानी भी कहते हैं, उसकी फिजा, उसकी आबो हवा बदल जाएगी और हम केवल कागजों में नहीं, शिमला के बाद वाकई में हकीकत में नंबर 2 पे आ जाएंगे। लेकिन हर्ष क्या है, अंजाम क्या हुआ है, हम सबके सामने है। ओके, आपने बहुत बड़ी बात कही कि स्मार्ट सिटी का स्मार्ट जो एक लीडर था उसको सुधीर शर्मा के रूप में देखा जाता था। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो वहाँ पे भाजपा में सुधीर शर्मा गए, लेकिन उससे पहले अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो किशन कपूर यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके बिना धर्मशाला की चर्चा कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले विधायक वो हैं और मंत्री वो रहे हैं। तो वर्तमान में किशन कपूर को आप किस स्थिति में देखते हैं, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहे हैं ओवरऑल? किशन कपूर जी के साथ मुझे ऐसा लगता है दो तरह के सेंटिमेंट्स तो उनके साथ हमेशा रहे हैं। नंबर 1, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कैडर है डेफिनेटली उनके साथ जुड़ाव रहा है, नंबर 1। नंबर 2, गद्दी सेंटिमेंट्स किशन कपूर जी के साथ हमेशा से रहा है।
तो दो सेंटिमेंट्स ऐसे हैं जो किशन कपूर जी जिनको कई सालों से कैरी करते रहे अपने साथ, जिन्होंने जोड़ के रखा है। एकदम से राजनीतिक परिदृश्य में किशन कपूर जी का हट जाना, साइलेंट हो जाना, अब वो साइलेंट होके किस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं हमको पता नहीं है, बट उनकी जो इंडिकेशंस हैं वो बड़ी मायने रखने वाली हैं। जी अच्छा, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, अब आपने गद्दी सेंटिमेंट्स की बात की है, तो एक दौर था धर्मशाला में जब हमारे सांसद भी उसी समुदाय से थे, हमारे विधायक भी उसी समुदाय से था, धर्मशाला से मेयर भी उसी समुदाय से था। पूरी एक हम कहते हैं कि एक उनका पूरी तरह से माहौल था वहाँ पे, और एकदम से भाजपा ने तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि भाजपा ने सुधीर शर्मा को आगे ले आए हैं। तो वहाँ पे किशन कपूर जैसा अनुभवी नेता इसी समुदाय से है, एक युवा विशाल नेहरिया जो एक आंधी की तरह आया था, उपचुनाव में जीता था, भाजपा ने ज़मीन से कार्यकर्ता को टिकट दिया था और उस व्यक्ति ने एक अच्छी जीत दर्ज की थी। तो वर्तमान में विशाल नेहरिया का भविष्य क्या देखते हैं आप, क्या उनकी भूमिका इस चुनाव में? देखिए पंकज, विशाल नेहरिया की जो स्ट्रेंथ है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। विशाल नेहरिया की जो किशन कपूर जी की ताकत रही है, क्योंकि पिछले तकरीबन 20-25 सालों से बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो उनके साथ जो जुड़ाव था लोगों का वो एक आयु वर्ग के लोगों का रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक माहौल बनाने का काम, ओपिनियन बनाने का काम आज की तारीख में युवा वर्ग करता है। उसके 2-3 रीज़न हैं कि वो हाईटेक है, टेक सेवी है और कम्युनिकेशन में बहुत क्विक रहता है, और दैट वे अगर हमको ओपिनियन बनाना है या एनवायरमेंट बिल्डिंग करनी है इलेक्शंस को लेकर, तो युवा फ्रंट फुट पे रहने वाला रहता है। विशाल नेहरिया की जो स्ट्रेंथ रही है वो युवा वर्ग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का भी युवा वर्ग है, या मैं कहूँगा कि कुछ एक ऐसे यूथ भी रहे हैं जिन्होंने अक्रॉस द पार्टी लाइन विशाल नेहरिया को सपोर्ट किया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विशाल नेहरिया एक तरह से शहीद नज़र आते हैं राजनीति में, और जब हम शहीद नज़र आते हैं तो लोगों के जो सेंटिमेंट्स होते हैं, प्यार जो होता है वो बना रहता है, वो अभी भी विशाल नेहरिया के साथ है। तो विशाल नेहरिया मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है राजनीति में, धर्मशाला में। उनकी राय, उनका ओपिनियन और उनकी जो साइलेंट डायरेक्शन होगी वो मायने रखेगी। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा भविष्य है राजनीति में, बहुत कम उम्र है और बहुत छोटी उम्र में वो एमएलए बने हैं, तो संभावनाएं उनमें नज़र आती हैं। लेकिन किस तरह से भाजपा उसका इस्तेमाल करेगी ये देख। अब तीसरी तरफ मैं जाता हूँ कि तीसरा वर्ग जो सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है, और आज तक ओबीसी को कभी भी धर्मशाला से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आज तक धर्मशाला से कोई भी विधायक ओबीसी नहीं आया है। अगर हम बात करें, चंद्रेश कुमारी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, पादा जी ने किया है, उसके बाद किशन कपूर जी रहे हैं, विशाल रहे, तो ओबीसी वर्ग से वर्तमान में ओबीसी वर्ग अपने आप को कहाँ पाता है इस पूरे सिनेरियो में? अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करें पंकज जी, तो धर्मशाला के विधानसभा क्षेत्र में इतिहास ये बताता है कि ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी को भी खुल के सपोर्ट किया है, कांग्रेस पार्टी को भी खुल के सपोर्ट किया है। ओबीसी सुधीर शर्मा के साथ भी कंधे से कंधा मिला के चली है, और विशाल नेहरिया को और किशन कपूर को भी उन्होंने दिल खोल के समर्थन दिया है। पर कहीं ना कहीं जो अस्मिता का सवाल जब आता है, तो कम्युनिटी के बीच में ये द्वंद्व और ये कहीं ना कहीं जद्दोजहद चलती है कि अब तक हम सबका साथ देते रहे हैं, जब हमारी बारी आती है तो हम ठगे क्यों जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात ओबीसी के बीच में चलती रही है, और अब भी वो चल रही है। यही वजह रही कि जब राकेश चौधरी ने इंडिपेंडेंट अपनी वोट के लिए, इलेक्शन के लिए खड़े हुए, तो ओबीसी ने उसका खुल के समर्थन किया। और धर्मशाला जैसी विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत बड़ी नहीं है, बड़ी कॉम्पैक्ट विधानसभा क्षेत्र है, और ऐसे में राकेश चौधरी को 17,000 वोट मिल जाना ये छोटी बात नहीं है, ये अपने में बड़ी बात है। ये दिखाता है कि जो कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स होते हैं और जो ओबीसी के सेंटिमेंट्स हैं, उनको आप कमतर नहीं आंक सकते, उनको हल्का नहीं देख सकते। तो अभी तक देखिए, भाजपा के हाथ तो खाली है। भाजपा ने तय करना था, भाजपा ने सुधीर शर्मा स्मार्ट लीडर ऑफ स्मार्ट सिटी पर दाव लगा दिया है। अब मुद्दा है कांग्रेस। कांग्रेस के पास अगर हम चेहरे देखें तो 3-4 चेहरे हैं जिन पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहले देवेंद्र जग्गी हैं जो पूर्व मेयर हैं, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है उनकी क्या मजबूती है? मान लीजिए वो पहले व्यक्ति वो हैं जो दौड़ में है, ये अलग अलग चर्चा करूँगा। सभी जो दावेदार हैं उनके, पहले देवेंद्र जग्गी को आप किस तरह से देखते हैं? उनके देवेंद्र जग्गी बड़े डैशिंग लगते हैं, डायनामिक लगते हैं, उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस है वो अच्छी है, बढ़िया वाली है, और पॉलिटिक्स में अपीयरेंस बड़ी मैटर रखती है। आप सुधीर शर्मा जी को देख लीजिए, बड़े स्माइली और स्मार्ट मैन नजर आते हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए जो हमारी अपीयरेंस होती है, पहला कम्युनिकेशन का तो वही माध्यम रहता है, यानी हम किस तरह से अपीयर होते हैं लोगों के बीच में। और देवेंद्र जग्गी ने निस्संदेह अपने आप को प्रूव भी किया है। उनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई है ग्रास रूट से हुई है, पंचायती राज से हुई है, वार्ड मेंबर से हुई है, ऊपर प्रधान बने हैं। तो जब मंथ पंचायत हुआ करती तब से लेके उन्होंने ज़मीन से अपनी राजनीति की शुरुआत की है, और वहाँ से निकलते हुए वो
जैसे ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला बनती है, उसके डिप्टी मेयर बनना और अपने आप को प्रूव भी करना। उन्होंने बहुत जल्दी बड़ा क्विकली अपने आप को अडेप्ट किया राजनीति में और सीखा भी है। और स्मार्ट सिटी धर्मशाला जैसे ही बनी थी, उन्होंने उसके बीच में इन डेप्थ गए और उसको डायरेक्शन देने की कोशिश की। तो ये तो मुझे लगता है देवेंद्र जग्गी की स्ट्रेंथ है और लोगों के बीच में भी रहते हैं, धर्मशाला में सुख दुख में अपीयर होते हैं। लेकिन एक फैक्टर मुझे लगता है देवेंद्र जग्गी के लिए जो चैलेंजिंग है, क्योंकि हो सकता है देवेंद्र जग्गी ने सोचा ना हो कि मुझे विधानसभा के इलेक्शन लड़ना है, तो अब तक वो ग्रामीण क्षेत्र जो है उसके बीच में ज़्यादा घुसपैठ नहीं कर पाए हैं या वहाँ तालमेल नहीं बना पाए हैं। तो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र अब मोटे तौर पे देखें पंकज जी, तो उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक अर्बन और एक रूरल। तो जब तक हम रूरल और अर्बन के बीच में बैलेंस नहीं बनाएंगे, विधानसभा का दरवाजा बहुत दूर नजर आता है। तो जगह के लिए ये बैलेंस बनाना थोड़ा सा चुनौती रहेगा, मुश्किल रहेगा। आने वाले दिनों में इसको कैसे जूझते हैं, कैसे पार करते हैं, उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन और उनके पास एक चुनावी अनुभव है, क्योंकि चंद्रेश कुमारी को चुनाव लड़ाया, मैं हर चुनाव में लगभग एक्टिव। अब मैं दूसरी की बात करता हूँ, आपने विशाल नेहरिया को एक शहीद करार दिया, एक और शहीद कांग्रेस की तरफ भी है, विजेंद्र कर्ण की बात कर रहा हूँ। जब कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था तो उन्हें सबसे आगे दिया गया, गद्दी भाषा में कहती है गिनवाले का बकरा उन्हें बनाया गया। और अब वो टिकट की दावेदारी करें, तो विजेंद्र कर्ण को आप उनकी राजनीतिक मुकाम को या उनकी पकड़ को किस तरह से, किस हैसियत से देखते हैं? देखिए, विजेंद्र कर्ण जी की एक बात को तो हमको मानना पड़ेगा, अपने उस दौर की बात की है जिस दौर में सुधीर शर्मा जी को बाई इलेक्शन लड़ना था। और सुधीर शर्मा धर्मशाला के बड़े स्थापित राजनेता रहे हैं, और वैसे में सुधीर शर्मा जी बीमार हो जाते हैं, शॉल ओढ़ के लोगों के बीच में अपीयर होते हैं, अपने घर में बैठ के बड़ा ढीला जैसा चेहरा बना के, ढीली बॉडी लैंग्वेज के साथ, और पट्टू ओढ़ के लोगों के बीच में जाते हैं कि मेरी जो सेहत है, फिजिकल हेल्थ है, वो ठीक नहीं है। ऐसे में और वो पीछे हट जाते हैं इलेक्शन लड़ने से। ऐसे में विजेंद्र कर्ण का चुनाव में कूदना, और कूद के जो पार्टी में भीतर घात था, क्योंकि जो स्थापित राजनेता थे वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई और कांग्रेस का राजनेता स्थापित हो जाए। ऐसे में विजेंद्र कर्ण का इलेक्शन लड़ना, अनडाउटली विजेंद्र कर्ण ने मेहनत बहुत की है, हर गांव तक पहुँचे हैं और हर मोहल्ले तक पहुँचे हैं, लेकिन उनको वैसा रिस्पांस मिल नहीं पाया। और रिस्पांस नहीं मिलने का कारण एक और था कि जो पार्टी कैडर था उसकी निष्ठाएं कहीं और थी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और वो गद्दी समुदाय से संबंध रखते थे, वो समुदाय भी कनेक्ट उनके साथ उस तरह नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात कि उस समय सरकार यहाँ अपोजिशन में सबसे बड़ा नेता आपके साथ नहीं है, कैडर की निष्ठा कहीं और है। इस दौर में उन्होंने बड़ा चुनौतीपूर्वक चुनाव लड़ा था और उन्हें उम्मीद थी कि पूरा इनाम मिलेगा। देखते हैं अभी टिकट कहाँ। लेकिन एक बात और है, विजेंद्र कर्ण के बारे में एक बात हम सबको जाननी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, टैलेंटेड हैं, समझदार हैं, इश्यूज़ के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी है उनकी, और आर्टिकुलेटिव हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं, और लोगों के बीच संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो उनको कमतर नहीं आंका जा सकता, वो अपने आप में दमदार कैंडिडेट हो सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि एक ऑडिएटर नेता का एक अच्छा ऑडिएटर होना बड़ी जरूरी। अब देखिए, दावेदार बहुत है, मनोज भी दावा जता रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है वो शायद शाहपुर में उनका घर पड़ गया है, लेकिन वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि गद्दी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मनोज को किस तरह से देखते हैं यहाँ पर? देखिए, एक वक्त ऐसा था कि मनोज गद्दी जो हैं उनके साथ भी खैर कुठाराघात तो हुआ था। एक वक्त में उनके नाम की टिकट अनाउंस हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और पैराशूट से सुधीर शर्मा धर्मशाला पहुँच जाते हैं, और 15 ही दिन में ऐसा बहुत बनता है कि सुधीर शर्मा विधानसभा पहुंच जाते हैं। तो मनोज गद्दी बहुत पहले से उनका कैंडिडेचर तो रहा है, और बड़े स्थापित राजनेता रहे, बहुत मेहनत की उन्होंने कांग्रेस संगठन को बिल्ड करने में, और खास करके गद्दी समुदाय की नुमाइंदगी तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से की है। तो उनकी अपनी पकड़ है, उनको हाशिए से बाहर नहीं किया जा सकता। जिस तरह कन्फ्यूजन में आप नजर आ रहे हैं, ऐसे कन्फ्यूजन में कांग्रेस भी नजर आ रही है, जिस तरह आप भी तय नहीं कर पा रहे कौन बेहतर। बस मनोज गद्दी जी के साथ एक बात रही है, क्योंकि वो खुद भी मान चुके थे कि मैं धर्मशाला विधानसभा का हिस्सा नहीं हूँ, तो उन्होंने अपनी कर्म भूमि को कहीं और बनाना शुरू कर दिया। इसमें हुआ क्या कि मनोज गद्दी का और जो कम्युनिटी होती है उसके बीच में जो कनेक्ट होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। ओके, बिल्कुल सही बात की। अब आखिर में आता हूँ उस चेहरे की ओर जिसने इंडिपेंडेंट लड़के तहलका मचाया, फिर वो भाजपा में चले गए और भाजपा में कड़ी टक्कर दी लेकिन नहीं जीत पाए, और अब वो कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। राकेश चौधरी क्या कांग्रेस में आके उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा, या किस स्थिति में राकेश चौधरी वर्तमान परिदृश्य में क्या समझते हैं आपकी, क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए?
और राजनीति की पंकज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि चरित्र रहता है कि आप पब्लिक के बीच में कितना अपेयर रहते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। जो जितना चर्चा में रहता है, जितना अपेयरेंस में रहता है, बड़ा राजनेता है। राकेश चौधरी की फेवर में ये बात हो जाती है। राकेश चौधरी चाहे हारे हैं चाहे जीते हैं, लेकिन लोगों के बीच में रहे हैं। और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बाद, ये लड़ने से पहले भी वो लोगों के बीच में उनके सुख दुख का हिस्सा बनते थे, लेकिन हारने के बावजूद उन्होंने अपनी दिशा और दशा बदली नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। तो बीच में आम आदमी पार्टी में जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, अब शायद सुना है मैंने कांग्रेस को फिर ज्वाइन कर गए हैं। ये बात उनकी फेवर में शायद ना जाए, क्योंकि जब हम स्थिरता की बात करते हैं, गंभीरता की बात करते हैं, तो शायद अपने पॉइंट उसमें थोड़ा सा लूज कर जाए राकेश चौधरी। लेकिन अगर हम सक्रियता की बात करते हैं, एक्टिवनेस की बात करते हैं, ये लोगों का हिस्सा बनने की बात करते हैं, ये सारे के सारे राकेश चौधरी के फेवर में पॉइंट जाते हैं। आज की तारीख में मुझे लगता है कि राकेश चौधरी एक ऐसे राजनेता हैं जो लोगों का हिस्सा बने रहते हैं और घर में बैठने वाले राजनेता नहीं है, हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। पीपल कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त है राकेश चौधरी का। तो मुझे लगता है कांग्रेस भी कन्फ्यूज़न में है, जिस तरह हम लोग, क्योंकि सभी जो कांग्रेस के दावेदार हैं कहीं ना कहीं उनकी कर्म भूमि है, सबके अपने अपने परिदृश्य है। तो ये थी हमारी धर्मशाला पर एक विस्तृत चर्चा। विजय जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करने की है। तो टिकट किसे भी मिले, क्योंकि टिकट पे हमारा अधिकार नहीं, वो कांग्रेस हाई कमान तय करेगा। अब देखना है कि सुधीर शर्मा के सामने कांग्रेस किसे चीज लाती है। और क्या आपने सुधीर शर्मा जी का जिक्र फिर से किया है, मुझे बस एक बात का लगता है कि सुधीर शर्मा जी का अपना कॉन्फिडेंस कैसा होगा, अपना मनोबल कैसा होगा, क्योंकि राजनीति की जो आधी लड़ाई होती है वो कॉन्फिडेंस से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से जीती जाती है। उनके दिमाग में क्या द्वंद्व चल रहा होगा और लोगों के साथ किस तरह से डील कर रहे होंगे, उन लोगों के साथ जिन्होंने हाथ के सिंबल पर मोहर लगा के, बटन लगा दबाकर उनको वोट दिया था। अब वो दूसरे चिन्ह के साथ लोगों के बीच में जाने वाले हैं और वक्त बड़ा नहीं हुआ है, केवल 1.5 साल के बाद। तो इंसान के बीच में बड़े कशमकश और द्वंद्व चल रहा होगा, वही मुझे लगता है सुधीर शर्मा के दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल, सुधीर शर्मा की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो पहले दिन आए थे, हालांकि धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पर धर्मशाला पूरी तरह से एक अलग धुंध के आगोश में धर्मशाला की राजनीति है। और क्या आप सब लोगों के जहन में चल रहा होगा, विशेषकर धर्मशाला के। इसी तरह के कई मुद्दों पे हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। विजय जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुद्दे के साथ दोबारा विजय जी के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप इसी तरह देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।